नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है। एक ऐसा आइडिया जो सच में चौंका देने वाला है कि हमारा वयस्क मस्तिष्क यानी अडल्ट ब्रेन कोई पत्थर की लकीर या फिक्स मशीन नहीं है। विज्ञान ने साबित कर दिया है कि हमारा दिमाग एक बेहद ही एडेप्टेबल हार्डवेयर है जो बस सही इनपुट्स का इंतजार कर रहा है। मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर वेंडी सुजुकी के काम के आधार पर आज के इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि हम अपने दिमाग को कैसे बदल सकते हैं, इसे कैसे ग्रो कर सकते हैं और जीवन भर इसे कैसे दुरुस्त रख सकते हैं। तो आज की इस चर्चा का एजेंडा काफी सीधा और दिलचस्प है। हम बात करेंगे 1. आकार बदलने वाला मस्तिष्क, 2. एक फ्लफी मस्तिष्क कैसे विकसित करें, 3. याददाश्त में महारत कैसे हासिल करें, 4. मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आधुनिक खतरे और 5. हमारी भावनाओं का ज्ञान। ये एक तरह से हमारे दिमाग का मेंटेनेंस गाइड है जो जटिल न्यूरोसाइंस को आसान बनाएगी और पीक कॉग्निटिव परफॉर्मेंस तक पहुंचने में मदद करेगी। शुरुआत करते हैं भाग 1 से। 1. आकार बदलने वाला मस्तिष्क। यहाँ हम उस पुराने मिथक को तोड़ेंगे कि बड़े होने के बाद हमारे दिमाग का आकार फिक्स हो जाता है और इसमें कोई शारीरिक बदलाव नहीं हो सकता। डॉक्टर वेंडी सुजुकी ने दिमाग को बहुत ही शानदार तरीके से परिभाषित किया है। सोचिए, एक फर्म टोफू जैसी बनावट वाली छोटी सी गेंद और इसी के अंदर एक इंसान का पूरा अस्तित्व बसा हुआ है। सच में सारे अनुभव, हर एक चिंता, आपकी यादें और यहां तक कि हर आघात, सब कुछ इसी टोफू जैसे स्ट्रक्चर में कैद है। और यही एंट्री होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी की। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा दिमाग शारीरिक रूप से अपना आकार बदल सकता है, बढ़ सकता है और नए कनेक्शंस बना सकता है। सबसे कमाल की बात यह है कि हम रोज जो करते हैं, जो सीखते हैं, वे चीजें सचमुच हमारे दिमाग को एक नया आकार दे रही होती हैं। इसे समझने के लिए 1960 के दशक की मैरियन डायमंड की उस मशहूर स्टडी को देखते हैं। उन्होंने चूहों को 2 अलग-अलग माहौल में रखा। एक ग्रुप था शू बॉक्स वाले चूहों का, बिल्कुल सादा पिंजरा और अकेले रहना। दूसरा था डिज्नी वर्ल्ड वाले चूहे, ढेर सारे खिलौने, सोशल इंटरैक्शन और खूब सारी एक्टिविटी। नतीजे क्या रहे? डिज्नी वर्ल्ड वाले चूहों के दिमाग का बाहरी हिस्सा यानी कॉर्टेक्स सचमुच मोटा हो गया था। मतलब एक उत्तेजक माहौल दिमाग को फिजिकली ग्रो कर सकता है। अब आते हैं भाग 2 पर। 2.1 एक फूला हुआ मस्तिष्क विकसित करना। अब जब ये साफ है कि दिमाग बढ़ सकता है, तो सवाल यह है कि इसके लिए सबसे पावरफुल टूल क्या है? जवाब है एरोबिक व्यायाम। डॉक्टर सुजुकी इसे न्यूरोकेमिकल्स का एक बबल बाथ कहती हैं। जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, खासकर ऐसा वर्कआउट जिससे हार्ट रेट बढ़ता है, तो हमारे दिमाग में सेरोटोनिन, डोपामाइन और ग्रोथ फैक्टर्स की जैसे एक बाढ़ सी आ जाती है। ये रसायन सीधे हिप्पोकैम्पस में जाते हैं और नई कोशिकाओं को जन्म देते हैं। पसीने की हर एक बूंद हमारे दिमाग को और ज्यादा फ्लफी और हेल्दी बना रही होती है। इस चौंका देने वाले आंकड़े को देखिए, 30%। एक रिसर्च से पता चला है कि 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के जो लोग हफ्ते में सिर्फ 3 बार वॉक पर जाते हैं, उनमें डिमेंशिया होने का खतरा 30% तक कम हो जाता है। जरा सोचिए, सिर्फ टहलने भर से इतनी बड़ी बीमारी के खतरे को इतना कम किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। 3. याददाश्त में महारत कैसे हासिल करें। दिमाग के आकार की बात हो गई, अब इस मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं, खासकर हिप्पोकैम्पस को, जो नए फैक्ट्स और इवेंट्स को प्रोसेस और सेव करता है। लंदन के टैक्सी ड्राइवरों का उदाहरण इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। इन ड्राइवरों को लंदन की भूल भुलैया जैसी सड़कों को याद करने के लिए सालों पढ़ना पड़ता है। जब MRI स्कैन किए गए तो पता चला कि जो लोग परीक्षा पास करके सर्टिफाइड ड्राइवर बने, उनका पोस्टीरियर हिप्पोकैम्पस काफी बड़ा हो गया था। तीव्र सीखने का सीधा असर उनके दिमाग के इस हिस्से पर पड़ा। अब यादें आखिर दिमाग में चिपकती कैसे हैं? इसके 4 मुख्य तत्व हैं। पहला, दोहराव या रिपीटिशन। दूसरा है जुड़ाव, जैसे मेमोरी पैलेस तकनीक, जहां नई जानकारी को किसी पुरानी जानी पहचानी जगह से जोड़ दिया जाता है। तीसरा है नवीनता, हमारा ध्यान हमेशा नई चीजों पर जाता है। और चौथा, भावनात्मक अनुनाद। अमिगडाला जो भावनाओं को कंट्रोल करता है, वो हिप्पोकैम्पस को एक इमोशनल जर्क देता है, जिससे सबसे खुशी या दुख के पल हमेशा के लिए दिमाग में छप जाते हैं। अब आते हैं भाग 4 पर। 4. मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आधुनिक खतरे। हमने ये तो सीख लिया कि दिमाग को कैसे बनाना है, लेकिन उन चीजों को जानना भी उतना ही जरूरी है जो इस सिस्टम को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो यहां एक बहुत ही तीखा सवाल उठता है, कौन सी दैनिक आदतें मस्तिष्क को सक्रिय रूप से नष्ट करती हैं? ऐसे कौन से रोजमर्रा के व्यवहार हैं जो हमारे न्यूरल कनेक्शन को सिकोड़ रहे हैं और कॉग्निटिव डिक्लाइन को दावत दे रहे हैं?
आज के लाइफस्टाइल के कुछ प्रमुख खतरे ये हैं: गतिहीन जीवन शैली, नींद की कमी, सामाजिक अकेलापन और निरंतर सोशल मीडिया उत्तेजना। देखिए, जब नींद पूरी नहीं होती तो दिमाग उन जहरीले मेटाबोलाइट्स को साफ नहीं कर पाता जो दिन भर में जमा होते हैं। अकेलापन सचमुच दिमाग को सिकोड़ता है, और निरंतर सोशल मीडिया ये एक स्लॉट मशीन की तरह है जो ऐसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है जिससे दिमाग एकदम फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। पर अच्छी खबर यह है कि तनाव का मुकाबला करने के लिए हमारे पास एक तत्काल टूल भी है। जब भी तनाव बहुत ज्यादा लगे तो बस 3 धीमी गहरी सांसें लें। ये तुरंत हमारी पैरासिम्पैथेटिक यानी आराम और पाचन प्रणाली को एक्टिवेट कर देता है। यह हार्ट रेट को कम करने और रोजमर्रा के तनाव के वॉल्यूम को तुरंत घटाने का सबसे आसान लेकिन साइंटिफिक तरीका है। इस सबको अपनी लाइफ में कैसे उतारें? डॉक्टर सुजुकी की अपनी सुबह की दिनचर्या इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। पहला कदम, चाय ध्यान या टी मेडिटेशन। दूसरा, 30 मिनट का एरोबिक वर्कआउट ताकि दिमाग को वो न्यूरोकेमिकल्स का बबल बाथ मिल सके। और तीसरा, गर्म और ठंडे पानी का कॉन्ट्रास्ट शावर। ये हमारे ब्रेन हार्डवेयर को ऑप्टिमाइज करने का एक शानदार साइंटिफिक ब्लूप्रिंट है। और अब इस चर्चा का अंतिम हिस्सा, भाग 5, हमारी भावनाओं का ज्ञान। यहाँ हम इस मशीन के दिल की बात करेंगे। हम समझेंगे कि हमारा दिमाग हमारी सबसे गहरी भावनाओं को कैसे प्रोसेस करता है। अक्सर हम चिंता जैसी भावनाओं से बचना चाहते हैं, राइट? लेकिन एक अच्छी चिंता भी होती है। ये कोई खामी नहीं है, बल्कि एक वार्निंग सिस्टम है। अगर कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर चिंतित है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ उसके लिए मायने रखती है। कठिन भावनाएं असल में एक सिग्नल हैं जो बताती हैं कि जीवन में सबसे मूल्यवान क्या है। कहा जाता है कि बड़े दर्द के साथ बड़ी बुद्धिमत्ता आती है। डॉक्टर सुजुकी ने अपने परिवार के सदस्यों के अचानक निधन के बाद जो अथाह दुख महसूस किया, उसने उन्हें एक बात सिखाई। वो दुख उसी गहरे प्यार का रिफ्लेक्शन था जो वो उनसे करती थीं। अगर प्यार गहरा नहीं होता तो दर्द भी इतना बड़ा नहीं होता। दर्द के दूसरे छोर पर हमेशा एक गहरा ज्ञान छुपा होता है। तो हम इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ खत्म करते हैं। यदि हमारी सबसे कठिन भावनाएं हमारे सबसे गहरे संबंधों का प्रमाण हैं, तो हम आज अपने मस्तिष्क को कैसे आकार देना चुनेंगे? न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें ताकत देती है कि हम अपने अनुभवों और भावनाओं के जरिए खुद को लगातार बेहतर बना सकें। ये सब एक विकल्प से शुरू होता है। इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।